हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 32। गोलू को नहाने के लिए घर भेजकर गुड्डू एक बार फिर सबके बीच चला आया। मिश्रा जी ने देखा तो कहा, अरे गुड्डू, क्या बात इतना वक्त लगा दिया? कब बतियाने लगे थे काओ के साथ? अरे नहीं पिताजी, वो भिखारी बहुत ही ढीठ था, जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस उसी को घर से पार करके आए हैं, गुड्डू ने कहा और अमन के बगल में आ बैठा। मिश्रा जी, हम क्या कह रहे थे कि अमन और बेटी बिटिया का रिश्ता तो पक्का हो ही चुका है, क्यों ना शादी भी इसी साल कर दी जाए। हमें अब अपनी बहू जल्द से जल्द अपने घर में चाहिए, विनोद चाचा ने हंसते हुए कहा। गुड्डू ने सुना तो बगल में बैठे अमन के कंधे से अपने कंधे को टकरा कर मुस्कुराया और अमन ने भी शर्मा कर अपना सर झुका लिया। हाँ, क्यों नहीं विनोद जी, दिवाली के बाद जो एकादशी आती है, केशव पंडित जी उसी दिन का शुभ मुहूर्त बताए हैं, तब तक नन्ना मेहमान भी घर में आ जाई है, मिश्रा जी ने कहा। ये तो फिर डबल खुशी की बात हुई मिश्रा जी, एक तरफ हम ससुर बनेंगे, दूसरी तरफ नाना। इसी बात पर लीजिए मिठाई खाइए, कहते हुए विनोद चाचा ने लड्डू उठाकर मिश्रा जी को खिला दिया। कुछ देर बाद प्रीति सबके लिए चाय ले आई। लाना तो मिश्राइन और शगुन चाह रही थी, लेकिन प्रीति ने दोनों को ही मना कर दिया और खुद चली आई। सभी चाय पीते हुए बातें करने लगे और गुड्डू मन ही मन चकिया जाने की प्लानिंग करने लगा। गोलू पर खिसिया कर शर्मा जी नवरत्न के पास पहुंचे। नवरत्न हिंदी फिल्म का कोई गाना गुनगुनाते हुए अपना कोट सिल रहा था। शर्मा जी आए और अपने हाथ में पकड़े थैले में से एक पैंट निकालकर नवरत्न के सामने रखकर कहा, जब बेसुरों की तरह गाना बंद करो और फटाफट हमारी पैंट सिल दो, आज शाम हमें किसी फंक्शन में जाना है। नवरत्न ने सुना तो सर उठाकर सामने खड़ी शर्मा जी को देखा और अगले ही पल नवरत्न का मुंह बन गया, क्योंकि शर्मा जी उसे बेसुरा जो कह रहे थे। नवरत्न को मुंह बनाते देखकर शर्मा जी ने कहा, पैंट सिलने के नाम पर मुंह काहे बनाई लिए? फ्रीमा नहीं सिलवाए रहे, पैसा देंगे, लो जल्दी सिल दो। नवरत्न ने शर्मा जी के हाथों से पैंट ली और कहा, हमाओ मुंह पैंट सिलने के नाम पर नहीं, आपके मुंह से अपने लिए बेसुरा सुनकर बनो है। अब बिना सुर के गाओगे तो बेसुरा ही कहेंगे ना। वैसे तुम कब से ये सब शौक रखने लगे बे? शर्मा जी ने पूछा। नवरत्न ने सुना तो मुस्कुराया और कहा, कहा है ना, आज हम बहुत ही खुश हैं। खुश हो? ऐसी क्या बात है, हमें भी बताओ जरा। शर्मा जी ने नवरत्न की बातों में दिलचस्पी दिखाकर पूछा। अब क्या बताएं शर्मा जी, बात ही ऐसी है, 40 साल बाद जे घर माँ पायल की आवाज़ गूंजेगी, नवरत्न ने कहा और ये कहते हुए उसके गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे, जैसे वह कोई अधेड़ उम्र का आदमी ना होकर कोई 18 साल का नौजवान हो। शर्मा जी ने सुना तो हैरानी से नवरत्न की तरफ देखा और कहा, का कोनो भूतनी वूतनी चिपट गई क्या तुमसे? अबे रतन वाह, कितनी बार गए हैं उठावे वाले चौराहे से देर रात नहीं लौटा करो, अब पड़ गए ना मुसीबत माँ। अरे कहाँ अंटे शंट पक रहे हैं आप, हम और शादी करने जा रहे हैं, जे कह रहे थे हम। नवरत्न ने झुंझला कर कहा। का शादी? सुनो नवरत्न, जे उम्र माँ बालों माँ मेहंदी लगती है और तुम हाथों माँ लगावे की बात कर रहे हो। वैसे कौन है वो महान आदमी जो तुम्हारा रिश्ता करवाए रहा? शर्मा जी ने कहा। कुर्सी पर बैठे नवरत्न ने शर्मा जी की पैंट को उल्टा करते हुए कहा, लो बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अरे वो महान आदमी कोई और नहीं बल्कि आपके दामाद ही हैं, श्री गोलू गुप्ता। शर्मा जी ने सुना तो गिरते गिरते बचे और अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, पूरे कानपुर माँ तुमको यही एक नमूना मिला नवरत्न? मतलब? नवरत्न ने पूछा। मतलब ये क्यों टोपी पहना गया तुमको? उससे बड़ा धोखेबाज और तिकड़मबाज आदमी पूरे कानपुर में नहीं है। अरे वो खुद अपनी शादी हमारी बिटिया को फंसाए रहे, तुम्हारी शादी कहाँ से करवा देंगे, चूना लगाई दिए हो तुमका। शर्मा जी ने गोलू की सच्चाई नवरत्न के सामने कही तो नवरत्न का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने हाथ में पकड़ी शर्मा जी की पैंट के दोनों पायचों को खींचा और पैंट के 2 टुकड़े करके कहा, हमारे कुंवारेपन की कसम, साला गुलुआ को छोड़ेंगे नहीं हम। शर्मा जी ने देखा कि नवरत्न गुस्से में आकर उनकी पैंट फाड़ चुका है तो वे चिल्लाए, अबे हमारी पैंट काहे फाड़े? नवरत्न ने फटी पैंट शर्मा जी की तरफ फेंकी और उठकर गुस्से से अंदर जाते हुए कहा, हमारे जज्बातों से खेलकर अच्छा नहीं किए तुम गोलू गुप्ता। शर्मा जी अपनी फटी हुई पैंट को देख रहे थे कि अगले ही पल नवरत्न हाथ में बड़ा सा छुरा उठाए बाहर आया और जाने लगा तो शर्मा जी ने जले पर नमक छिड़क कर कहा,
तुम्हारे श्री गोलू गुप्ता ने लड़की की फोटो तो दिखाई होगी तुमको, नहीं? नवरत्न ने सुना तो गुस्से से पलटा और कहा, श्री? अरे काहे का श्री? आजो के नाम के आगे सौ नहीं लगाया ना तो हमारा नाम ही नवरत्न नहीं। हमारी दुकान का ख्याल रखिएगा, हम यूं गए और यूं आए। नवरत्न गुस्से में वहां से चला गया और शर्मा जी अपनी फटी पैंट झोले में डालकर वहां से रवाना हो गए। चकिया चंदौली। सुनो बे, 2 दिन और बचा है बिंदिया की शादी में, सारा बंदोबस्त बाकी है। का मेहमानों के सामने हमारी नाक कटवाओगे? मंगेश ने अपने भाई के लड़के कैलाश से कहा। अरे ताऊ जी, आप चिंता नहीं करो, हमने और विमल चाचा ने कानपुर में बहुत बढ़िया वेडिंग प्लानर बुक किया है। कल सवेरे वो यहाँ आ जाएगा और सब बंदोबस्त कर देगा। कैलाश ने पूछा। जी वेडिंग प्लानर क्या होता है? मंगेश ने कहा। अरे चाचा, शादी में टेंट लगाने से लेकर खाने पीने नाचने गाने तक का सब बंदोबस्त वही लोग देखते हैं और हमें तो बस उनको पैसा देना होता है, बाकी सब जिम्मेदारी ओकी। कैलाश ने खुश होकर कहा। ये तो बहुत ही सही चीज है। ठीक है, पैसों की जरूरत हो तो हमसे कहना और जरा पता करो कि बिंदिया के ससुराल में जाने वाला दहेज का सामान तैयार है कि नहीं, मंगेश ने कहा और वहां से चला गया। बिंदिया के घर में कुछ मेहमान आ चुके थे और ये तो तय था कि मंगेश किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द बिंदिया की शादी करना चाहता था, जिससे बिंदिया और लवली एक दूसरे से कभी ना मिल पाए। मंगेश जा ही रहा था कि तभी सामने से आती एक सलवार सूट पहने लड़की से टकरा गया, जिसने सर पर दुपट्टा डालकर घूंघट किया हुआ था। उसे देखकर मंगेश ने कहा, कौन हो तुम? बिंदिया की सहेली है जी, उसे मिलने आई है। जाओ बिटिया, तुम अंदर जाओ, बिंदिया अंदर कमरा में है। लड़की कुछ जवाब देती इससे पहले बिंदिया की अम्मा ने कहा, हाँ ठीक है, जाओ। लड़की से कहकर मंगेश अपनी पत्नी की तरफ आया और कहा, सुनो, वो बिंदिया के ब्याह के लिए जो गहने आए रहे वो अच्छे से संभाल कर रखे हैं ना तुमने? हाँ, बिंदिया के बाकी सामान के साथ बक्सा में रख दिए हैं। सुनिए जी, हम वो का कह रहे थे कि जी शादी करने से पहले एक बार बिटिया के मन की भी। बिंदिया की अम्मा ने इतना ही कहा कि एक तेज तरार थप्पड़ आकर उनके गाल पर लगा और मंगेश ने गुस्से से कहा, बहुते हो चुकी तुम्हारी और तुम्हारी बिटिया के मन की। अब जे घर ओई हुई है जोन हम चाहिए, इलिए चुपचाप अपनी बिटिया के ब्याह की तैयारी करो, वरना जिस शादी के घर में मातम का घर बनाने में देर नहीं लगेगी हमको, समझो। मंगेश का गुस्सा देखकर बिंदिया की अम्मा सहम कर रह गई। मंगेश गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला गया। कौन हो तुम? घूंघट निकाले अपने सामने खड़ी एक अनजान लड़की को देखकर बिंदिया ने घबराहट भरे स्वर में पूछा। लड़की के भेष में खड़े मनोज ने अपना घूंघट हटाया और कहा, बिंदिया, हम हैं मनोज। मनोज को अपने सामने देखकर बिंदिया ने जल्दी से जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके पास आकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बापू ने तुमको यहाँ देखा तो बहुत ही बुरा होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। बिंदिया, हमें तुम्हें कुछ बताना है। तुम लवली भैया को गलत नहीं समझो, उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही तुम्हें लेने आएंगे, मनोज ने कहा। लवली का नाम सुनकर बिंदिया का चेहरा उदासी से घिर गया और उसने पलटकर कहा, हमने तो उसके आने की उम्मीद ही खो दी है मनोज। हमारा लवली शहर जाकर बदल गवा है। अरे हमसे प्यार होता तो कहो हमें वापस यहाँ भेजता। यहाँ से जाने के बाद उसने कभी हमसे मिलने बात करने की कोशिश तक नहीं की, और तुम कहते हो कि वो हमें लेने आएगा। कहते कहते बिंदिया की आंखों में आंसू भर आए और चेहरे पर उदासी देखकर मनोज का दिल भी पिघलने लगा। बिंदिया ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक कर कहा, 2 दिन बाद हमारी शादी किसी और के साथ हो जाएगी और उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए लवली के लिए पराये हो जाएंगे। बिंदिया मनोज के पास आई और तकलीफ भरे स्वर में कहा, जाकर कह दो उससे, अगर वो हमें आखिरी फेरे तक भी लेने आया तो हम खुशी खुशी के साथ चले जाएंगे, वरना उसके बाद की जिंदगी में दोबारा हमें अपनी शक्ल ना दिखाए। बाहर किसी को तुम पर शक हो, उसे पहले यहाँ से चले जाओ। मनोज ने सुना तो हामी में सर हिला दिया और वापस घूंघट करके जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, किसी ने बाहर से दरवाजा खोला और अंदर आया तो बिंदिया का चेहरा डर से फीका पड़ गया। दरवाजा खोलकर अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि मंगेश था, जिससे शक हो गया था। मंगेश ने सामने खड़े मनोज के सर से दुपट्टा खींच लिया और जब उसने देखा कि सामने खड़ा मनोज है तो उसके कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। बिंदिया ने उसे बचाने की कोशिश की तो मंगेश ने एक थप्पड़ उसे मारा और कमरे में धक्का देकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मंगेश ने अपने आदमियों के साथ मिलकर
मनोज को बुरी तरह से मारा और घर से बाहर फेंक दिया। गुप्ता जी का घर कानपुर। गुड्डू के घर से निकलकर गोलू अपने घर चला आया। जैसा कि गुड्डू ने कहा था, गोलू इस वक्त किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा था। वह जैसे ही अंदर आया, सामने बगीचे की सफाई करते मंगल फूफा ने उसे रोकते हुए कहा, अंदर कहाँ चले आ रहे हो बे? जे कानपुर के भिखारी कब से इतने फेमिलियर होने लगे कि घर में भी घुसने लगे? हे रुको, तुम्हारी से कह रहे हैं। गोलू ने मंगल फूफा के मुंह से भिखारी शब्द सुना और इधर उधर देखा, लेकिन उसे तो अपने अलावा वहां कोई और नजर नहीं आया। वह मंगल की तरफ बढ़ा और कहा, अरे फूफा। गोलू अपनी बात पूरी करता इससे पहले मंगल फूफा ने उसे धक्का देकर कहा, साले भिखारी होकर हमसे रिश्ता जोड़ रहे हो? मंगल के एक ही धक्के से गोलू लड़खड़ा कर नीचे जा गिरा। वह उठा और कहा, अबे पगला गए हो का? या सुबह सुबह भांग खा लिए हो? अबे हम हैं गोलू गुप्ता। अबे का हमें नहीं पहचानते? मंगल फूफा ने सुना तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि सामने गोलू खड़ा है। उन्होंने गोलू की तरफ आकर खिसियाते हुए कहा, माफ करना गोलू, हमें लगा गली का कोनो भिखारी है। गोलू ने सुना तो गुस्से से अपना हाथ मंगल फूफा को दिखाकर कहा, कोहनी मारकर मुंह खोज देंगे, समझे? गोलू अभी मंगल फूफा पर खिसिया ही रहा था कि तभी घर के गेट से फुलवारी आई और बड़े प्यार से कहा, मंगल जी, चाची अंदर है का? मंगल फूफा ने सुना और दूसरी तरफ देखकर कहा, हमें क्या पता, हम का तुम्हारे नौकर हैं, खुद ही जाकर देख लो। फुलवारी ने सुना तो मुंह बनाकर वहां से चली गई और गोलू मुंह फाड़े हक्का बक्का सा मंगल फूफा को देखने लगा। एक ही रात में इतने बड़े चमत्कार की उम्मीद तो गोलू ने अपने जीवन में कभी नहीं की थी। गोलू को खोया हुआ देखकर मंगल फूफा ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया और कहा, अब तुमको क्या हुआ? तुम काहे पुतला बन के खड़े हो? मंगल फूफा की आवाज से गोलू की तंद्रा टूटी। उसने मंगल फूफा के बगल में आकर उनके कंधों पर अपनी बाह रखी और सीढ़ियों की तरफ ले जाते हुए कहा, ये सब कहा था फूफा? मतलब कल तक तुम फुलवारी के पीछे लट्टू बने घूम रहे थे और आज एकदम से इतना रूड? ये चमत्कार कैसे हुआ? तुमने कब वो चमड़े के बेल्ट से मार खाई है गोलू? मंगल फूफा ने मायूसी भरे स्वर में कहा, नहीं, चमड़े के बेल्ट से तो नहीं। गोलू ने मासूमियत से कहा, तो फिर तुम हमारा दुख नहीं समझ पाओ? हमारी छोड़ो, तुम मुझे हालत काहे बनाए हो भाई? मंगल फूफा ने उतनी ही मायूसी से कहा, अरे यार क्या बताए फूफा, हमारे जीवन में कितनी परेशानी है। अच्छा करने जाते हैं, साला ऑटोमेटिक बुरा हो जाता है हमारे साथ। नहीं तुम बताओ, मतलब किसी की भलाई करना गलत बात है का? गोलू ने अपना दुखड़ा मंगल फूफा को सुना दिया। हम क्या कह रहे हैं गोलू, तुम कोनो अच्छा पंडित पकड़कर इट्ठो बार ओ को अपना हाथ दिखाई लो, पता तो चले तुम्हारा कौन सा ग्रह खराब है। मंगल फूफा ने गोलू को सलाह दी। गोलू मंगल फूफा की बात का कोई जवाब दे पाता इससे पहले दोनों के कानों में किसी की गुस्से भरी आवाज पड़ी, हाथ तो तब दिखा पाओगे गोलुआ जब तुम्हारा हाथ बचे हो। गोलू और मंगल फूफा ने सुना तो पलट कर देखा, हाथ में बड़ा सा छुरा उठाए, चेहरे पर गुस्से वाले भाव लिए नवरतन खड़ा था। मंगल फूफा को तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन गोलू की आंखों के सामने कुछ देर पहले किया अपना कांड याद आ गया। वह नवरतन को कुछ समझाता इससे पहले नवरतन भागते हुए दोनों की तरफ आया और दोनों बचने के लिए लड़खड़ा कर सीढ़ियों पर आ गिरे। नवरतन भी भागते हुए आया और हाथ में पकड़ा छुरा सीढ़ी पर दे मारा, लेकिन सही वक्त पर गोलू साइड हट गया और छुरा लगा मंगल फूफा के ठीक बगल में। एक पल के लिए तो बेचारे मंगल फूफा की जान हलक में अटक गई। वह अपना हाथ सीने से लगाए उठकर बैठा और मरे हुए स्वर में नवरतन से कहा, अबे देख के मारो बे, अभी तो छोटा कर देते हमें। नवरतन एक तो पहले ही गोलू पर चिढ़ा हुआ था, ऊपर से मंगल की बात सुनकर और खिंच गया। उसने मंगल की तरफ देखा और कहा, पहले से इतने छोटे हो और कितना छोटा होना है, कब बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवाओगे? कहकर मंगल फूफा को एक थप्पड़ मारा और अपनी बची हुई भड़ास उन पर निकाल दी। तो दोस्तों, क्या अवन और वेदी की शादी हो पाएगी बिना किसी परेशानी के? क्या इसमें भी होंगे गोलू गुड्डू की तरफ से अनचाहे कांड? क्या मंगेश करवा देगा बिंदिया की शादी किसी और से, या वक्त रहते लवली रोक देगा ये शादी? क्या गोलू के साथ रहते रहते मंगल फूफा भी बन जाएंगे उसके जैसे? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां सीजन 4।
मेरे साथ। बाय बाय।